Hello everyone. I'm going to discuss about the applied thermodynamics basically. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने थर्ड सेमेस्टर में बेसिकली बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट जो थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा है अप्लाइड बेसिक थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली आपको स्टेटमेंट्स लॉ ये सारी चीज़ें डिस्कस किया जाता है। आफ्टर डैट हम उस बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करने के बाद जो उसके एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को जो है हम यहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। मतलब आप ये समझिए कि जो हमारा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो यूज है, उसके जो स्टेटमेंट, उसके जो लॉज के यूज हैं वो हम यहाँ पे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट यूनिट है वो फ्यूल एंड कंबंशन से रिलेटेड है। तो उसमें कुछ साइकिल्स भी हैं। तो उसमें जो साइकिल है वो एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, तो गैस पावर साइकिल के भी नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि थ्योरेटिकल एनालिसिस और थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो बेसिकली जो हमारा जो एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ द वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एन इंटरनल कंबशन इंजन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, राइट। मतलब एक्यूरेट एनालिसिस अगर आप करने जाएँ आईसी इंजन के, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी। इफ़ दीज प्रोसेसेस वर टू बी एनालाइज्ड एक्सपेरिमेंटली द एनालिसिस वुड बी वेरी रियलिस्टिक, नो डाउट। मतलब अगर आप एक्सपेरिमेंट देखिए, दो तरीके के आप एनालिसिस करते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल, एक थ्योरेटिकल। तो जब भी हम थ्योरेटिकल करने जाते हैं, अगर हम इंटरनल कंबशन इंजन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आएगी, और एक्सपेरिमेंटल करेंगे तो अप्रॉक्सीमेशन के साथ अगर हम चलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इट वुड ऑल्सो बी क्वाइट एक्यूरेट इफ़ द टेस्ट आर कैरिड आउट करेक्टली एंड सिस्टमेटिकली, बट इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग। सिंपल सी बात ये समझिए कि अगर आप जो है कैलकुलेशन की पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, अगर एक्यूरेट वैल्यू के लिए जाते हैं, एक्यूरेसी के लिए जाते हैं, तो आपको टाइम लगेगा और सिस्टमेटिकली ढंग से आपको फॉलो करना पड़ेगा, सारे स्टेप बाय स्टेप चलने का। इफ़ अ डिटेल एनालिसिस हैज़ टू बी कैरिड आउट इन्वॉल्विंग चेंजेज इन ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, द कॉस्ट ऑफ सच एन एनालिसिस वुड बी क्वाइट हाई, इवन प्रोहिबिटिव। एन ऑब्वियस solution would be to look for a quicker and less expensive way of studying the engine performance characteristics। बेसिकली देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पढ़ना है, वो भी आपका आईसी इंजन एक पूरा एक सब्जेक्ट आएगा आपका जब आप थर्ड ईयर में जाओगे। बट परफॉर्मेंस क्या है, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, हमारे आईसी इंजन का जो परफॉर्मेंस जो होता है उसको हम मेजर करते हैं। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लाइक ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो ये जब ये चैप्टर आएगा तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि हाँ कि परफॉर्मेंस भी हमें पढ़ना है। बट जब हम थ्योरेटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, एज द नेम ऑफ सजेस्ट, इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द इंजन परफॉर्मेंस विदाउट एक्चुअली building and physical testing on an engine. It involves simulating an engine operation with the help of the thermodynamics so as for formulate mathematical expression। तो मैथमेटिकल फार्मूलाज का यूज़ करके हम थ्योरेटिकली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे अभी इम्पोर्टेंट क्या है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी तक तो मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा था, लेकिन नाउ हमें पढ़ना है एयर स्टैंडर्ड साइकिल विच हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिंप्लीफिकेशन एजम्पशन। तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल जो है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल को हमको डिस्कस करना है। उसी एयर स्टैंडर्ड साइकिल के अंडर में आपके ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, एटिक्सन, इरिक्सन, ठीक है, स्टर्लिंग, ये सारी साइकिल्स आएंगे। बट बेसिकली जो साइकिल जो मेंशन है हमारे सिलेबस में वो है ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल। बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑटो, डीजल एंड डुअल, ये हमें स्टडी करना है। तो जैसे आपको अभी दिख रहा होगा यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल, तो थर्मोडायनेमिक साइकिल को समझना है कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल अकर्स व्हेन द वर्किंग फ्लूइड ऑफ a system experiences a number of processes that eventually return the fluid to its initial state। मीन्स आप ये समझिए, जब कोई भी साइकिल है जो नंबर ऑफ प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं, अगर इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है और वो प्रोसेस मूव कर रहा होता है और आगे फिर क्या होता है, फाइनल स्टेट से लेके स्टेट से आके इनिशियल स्टेट पे आता है, दैट इज़ अ साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। इन स्टीम पावर प्लांट वाटर इज पम्प। जैसे कि आप देखिए, स्टीम पावर प्लांट अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम वाटर क्या करते हैं, पंप करते हैं स्टीम पावर प्लांट में, फॉर विच वर्क WP इज़ रिक्वायर्ड। WP का मतलब होता है पंप जो वर्क करता है, तो पंप को हम दिखाते हैं जो उसमें वर्क करके हमें देता है WP से। इनटू ए बॉयलर एंड इवापोरेटर, इनटू स्टीम वाइल हीट एडिशन इज रिक्वायर्ड एट ए हाई टेम्परेचर।
तो देखिए, अगर हम बॉयलर की बात करते हैं या स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं या आप बात करते हैं, हम बात करते हैं, तो जो हम स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं तो बॉयलर है। बॉयलर में वाटर को सप्लाई करते हैं, वाटर रहता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको हीट सप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो हीट जब सप्लाई करते हैं तो एट हायर टेम्परेचर, तो हायर टेम्परेचर हीट सप्लाई करते हैं बॉयलर में, तो वाटर जो होता है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। देन क्या होता है, अभी आगे आप समझ में आएगा, आगे हम रैंकाइन साइकिल पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि अगर स्टीम पावर प्लांट है तो बॉयलर है, तो बॉयलर में क्या होगा, वाटर रहेगा। वाटर को हमको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हायर टेम्परेचर पे हीट को सप्लाई करना पड़ता है। देन क्या होता है, वाटर कन्वर्टेड इनटू स्टीम। द स्टीम फ्लोज थ्रू अ टरबाइन डूइंग वर्क WT। मीन्स क्या, समझिए, ये पूरा हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये ओवरव्यू है। होता क्या है कि जब बॉयलर से स्टीम जो है, बॉयलर से वाटर कन्वर्ट होता है स्टीम से हीट सप्लाई एट हाई टेम्परेचर, वह स्टीम जो होता है वो टरबाइन में जाता है, और टरबाइन में जाने के बाद हमें वर्क देता है, टरबाइन वर्क को प्रोड्यूस करता है, एंड देन पासिस इनटू अ कंडेंसर। क्या पासिस करता है कंडेंसर से, जो स्टीम आया उस स्टीम से हमें टरबाइन ने वर्क दिया और वो जनरेटर के पास गया और जनरेटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बट रेस्ट ऑफ द स्टीम जो बच जाता है वर्किंग के बाद वो पहुंचता है कंडेंसर में। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंडेंसर? कंडेंसर जो होता है वो वहाँ पे हीट रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो वेयर प्रोसेस इनटू द कंडेंसर वेयर इट इज़ कंडेंस्ड इनटू वाटर। मीन्स क्या होता है कि जब आप स्टीम से जो टरबाइन के बाद जो स्टीम बच के हमारा जो कंडेंसर में आता है, तो कंडेंसर का काम क्या होता है, कूलिंग का, मतलब हीट को रिजेक्ट करना फ्रॉम द स्टीम। तो अगर स्टीम से स्टीम अगर हमारा कोई आ रहा है तो वहाँ से अगर हीट रिजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर बचेगा क्या, लिक्विड। लिक्विड मीन्स वाटर। तो कन्वर्ट कर देता है इनटू कंडेंस इनटू द वाटर विथ कंसिक्वेंट रिजेक्शन ऑफ हीट टू द एटमॉस्फियर, ठीक है। सिंस द वाटर इज रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट, द नेट चेंज इन एनर्जी इज जीरो, assuming no loss of water through leakage or evaporation. An energy equation pertaining only to the system can be derived considering a system with one entering and one leaving flow stream for the time period. आपको याद होगा जब आपने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFE इक्वेशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको सर ने बताया होगा कि सर एप्लीकेशन ने बताया होगा कि टरबाइन हमारा एप्लीकेशन है, बॉयलर, कंडेंसर, कंप्रेसर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ओपन सिस्टम एक्चुअली। तो जहाँ पे एक एंटरिंग पॉइंट होता है और एक लीविंग पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्लो करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इक्वेशन फर्स्ट, अगर आप स्टडी करके आए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ध्यान होगा कि जो इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन होता है Q इज इक्वल्स टू टी यू प्लस डी ई, डी प्लस डी डब्ल्यू। तो वही चीज़ यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, इनिशियल और फाइनल। और बाकी फिर लिखा है डेल क्यू इज़ द हीट ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, पॉजिटिव फॉर हीट एडेड टू द सिस्टम एंड नेगेटिव फॉर द हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। तो यू नो वेरी वेल कि हमारा जो हीट जब हम सिस्टम को हीट दे रहे होते हैं, जब हम सिस्टम को हीट दे रहे होते हैं तो पॉजिटिव होता है, जब हीट रिजेक्ट होता है तो नेगेटिव जब दिखाते हैं। वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन डेल डब्ल्यू जो होता है वो वर्क ट्रांसफर अक्रॉस द बाउंड्री, पॉजिटिव वर्क फॉर द वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हमें काम करके दे रहा है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर हमें सिस्टम पे काम करना पड़ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एनर्जी इज ऑफ ऑल फॉर्म कैरिड बाय द फ्लूइड अक्रॉस द बाउंड्री इनटू द सिस्टम। एंड डेल ई एफ जो फाइनल दिया हुआ है आपको, और जो मैं कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, एफ आउट इज एनर्जी ऑफ ऑल द फॉर्म कैरिड बाय द फ्लूइड अक्रॉस द बाउंड्री out of system, right? And del system is the energy of all forms stored within the system, positive for energy increases and negative for the energy decreases. Very simple, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिकली ये इंट्रोडक्शनरी पार्ट है, ये आपने पढ़ा होगा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में, राइट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इन केस ऑफ द सिस्टम पावर प्लांट्स डिस्क्राइब्ड अबव, हीट एडिशन इज इक्वल्स टू नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू नेट वर्क ट्रांसफर। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको यही बताता है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, समेशन ऑफ हीट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्क। तो ऑल थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैव अ हीट रिजेक्शन, कोई भी ऐसी साइकिल नहीं है जिसमें हीट रिजेक्शन ना हो। अगर हीट रिजेक्शन नहीं होता तो एक जो है परपेचुअल मशीन काइंड ऑफ मोस्ट मशीन हो जाता है वो। तो ऑल थर्मोडायनेमिक साइकिल हैव अ हीट रिजेक्शन प्रोसेस एज एन इनवेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द नेट वर्क डन इज ऑलवेज लेस देन द हीट सप्लाइड, ऑल्दो एज शोन इन द फिगर क्वेश्चन नंबर 2 आपको जस्ट दिख रहा होगा, जो डेट समेशन ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट समेशन ऑफ वर्क ट्रांसफर, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द हीट एडेड एंड द हीट रिजेक्टेड is a negative number. The thermal efficiency of cycle, that is denoted by the eta, is defined as the fraction of heat supplied to a thermodynamic cycle that is converted to work. मतलब efficiency is equals to net work, not work heat, net work transfer upon heat supplied.
तो यहाँ तक आपको बेसिकली सारी चीज़ समझ में आई होंगी, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें देख सकते हैं कि द डेफिनेशन अप्लाइड टू द कंबंशन इंजन विच हैव एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी द केमिकल एनर्जी रिसाइडिंग इन द फ्यूल। देखिए, जो हमारा हीट होता है, हीट क्या करता है, हीट एनर्जी क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल होता है ना, वो कंबंशन इंजन में बर्न होता है। बर्न होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। वही केमिकल एनर्जी फिर आफ्टर दैट क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनी डिवाइस दैट ऑपरेटेड इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स and reject a part of it to a sink and present the difference between the energy absorbed and energy rejected as work to the surrounding is called a heat engine। it's called a heat engine। देखिए, हीट इंजन आपने पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा आपने कि एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है, सोर्स से हीट सप्लाई होता है इंजन वर्क करके हमें कुछ देता है, और रेस्ट जो होता है वो रिजेक्ट होता है एट एटमॉस्फेयर जैसे सिंक की तरफ। बिल्कुल आपको ध्यान आ रहा होगा, इमेजिन करेंगे तो आपको दिखेगा। A heat engine is thus a device that produces work. In order to achieve this purpose, the heat engine uses a certain working medium which undergoes the following process. See, these are the process: a compression process where the working medium absorbs energy as a work, a heat addition process where the working medium absorbs energy as a heat from a source, an expansion process where the working medium transfer energy as a work to the surrounding, a heat rejection process where the working medium rejects energy as a heat to a sink. If the working medium does not undergo any change of phase during its passage through the cycle, the heat engine is said to operate in a non-phase cycle. And a phase change cycle is one in which the working medium undergoes change of phase. The air standard cycle using air as a working medium are example of non-phase change cycle, while the steam and vapor compression refrigeration cycle are the example of the phase change process। तो तीज अभी जो हमने पढ़ा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया, ये सारा का सारा जो है बेसिक था, जो अपने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा, जो हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक साइकिल एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस। अब जो अपकमिंग लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स एंड एज वेल एज इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।